All right, everyone, let's start. AS level multiple choice paper 1, May-June 2024, variance 13. All right, X is an impure sample of group 2 metal carbonates. Okay, okay, X contain 57% by mass of metal carbonate. The impurities in X do not react with hydrochloric acid. Okay. In the next part of the question, 7.4 gram of X is reacted with an excess of dilute hydrochloric acid. 0.05 moles of the group 2 metal chloride is produced. What is the identity of the group 2 metal? Okay, that's tricky. There are so many things in that. We have percentage by mass of this compound, we have mass of the X and this. So मैं थोड़ी सी देखिएगा जरा. मेरे पास X का मास है 7.4 gram, and this mass contain two things. First of all, metal carbonate, and the second one is impurity. Right? अब अगर मेरे पास सैंपल का मास इतना है तो उसमें से मेटल कार्बोनेट कितना है ये जानना मेरे लिए जरूरी है, और ये मैं उस वक्त जान सकता हूं जब मुझे मेटल कार्बोनेट के मोल्स मालूम हो जाएंगे, और मोल्स मालूम करूंगा मैं इसको यूज करके. सो लेट्स फाइंड द मोल्स फर्स्ट. ये आपके पास मेटल कार्बोनेट है, इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं. ये मेटल क्लोराइड बन रहा है, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है. अगर एग्जामिनर ने आपको इसके मोल्स 0.05 दिए हैं, सो ऑब्वियसली इसकी भी कितने मोल्स हो जाएंगे? 0.05 मोल्स. सो आई हैव गॉट द मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट, but still I need to find the mass of metal carbonate in this value, which is 57% by mass of metal carbonate. So मैं टेक्निकली करता ये हूं कि मैं यहां से मास ऑफ मेटल कार्बोनेट डिटरमिन करता हूं इन 7.4 ग्राम. तो परसेंटेज बाय मास कितना है मेरे पास? 0.57, और मेरे पास मास ऑफ सैंपल कितना है? 7.4. तो अगर इसका मैं 57% निकालूं तो वो कितना बनेगा? ये बनेगा तकरीबन 0.54 plus, oh sorry, 0.54 multiplied by 7.4, it's going to be, oh my goodness, 0.57 into 7.4, 4.218 gram. So 4.218 gram, guys. तो ये मास ऑफ मेटल कार्बोनेट है इन दिस सैंपल. इसका मतलब 7.4 में से अगर मैं 4.218 ग्राम सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मास ऑफ इंप्योरिटी मुझे मिल जाएगा. सही है? तो इसका मतलब 7.4 ग्राम में से इतना मास कार्बोनेट का है और बाकी जो है वो इंप्योरिटी है. आई नो द मास, आई नो द मोल्स, आई कैन फाइंड द एमआर ऑफ मेटल कार्बोनेट. सो मोल्स है मेरे पास 0.05, और मास है मेरे पास, आई नीड टू फाइंड आउट द एमआर. मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, तो ये हो जाएगा 0.05 divided by 4 point, hold on, एमआर कैलकुलेट करना है तो मास हो जाएगा आपके पास 4.218. इसको डिवाइड कीजिए आप मोल से, विच इज 0.05. 4 point divided by 0.05, so it's going to be 84.36. This is the MR of carbonate, and examiner is looking for the M.
सो इसका मतलब इस कार्बोनेट का जो मास है उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो थर्ड स्टेप हम इस तरह का ले लेते हैं कि MCO3 इक्वल्स टू 84.36। एम मुझे कैलकुलेट करना है, कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 टाइम्स 3, तो ये 60, कार्बोनेट का 60 हो गया इक्वल्स टू 84.36। सो 84.36 minus 60 is going to be 24.36। एंड जो 24 है वो बेसिकली मैग्नीशियम का AR है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी मैग्नीशियम। ओके, याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पर 60 जो है वो इस कार्बोनेट का मास लिया डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, which of these sample of gases contain the same number of atoms? Examiner is looking for the number of same number of atoms। और एग्जामिनर कह रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, तो हम सबसे पहले 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस की वर्किंग करते हैं। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ से डिटरमिन करते हैं, तो 1 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 मोल्स। और जाहिर सी बात है H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2H। ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। अगर आपने 0.5 मोल्स लिए थे हाइड्रोजन गैस के, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? 1। तो आपने ये देखना है कि कहां पर 1 मोल ऑफ एटम्स आ रहे हैं। जहां पर 1 मोल ऑफ एटम होंगे वहां सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि एवोगाड्रो कांस्टेंट भी सेम हो जाएगा। सो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, बिकॉज अगर मैं यहां से मोल्स ऑफ नेऑन निकालूं तो उसका मास गिवन है 2, उसका AR गिवन है 2, यहां से मोल्स कितने हो जाएंगे? 1। तो 1 मोल ऑफ नेऑन एटम हो गया, and 1 mole of neon atom and 1 mole of hydrogen atom has same number of atoms, have same Avogadro constant. All right. So I believe C is going to be the right answer. कुछ यही फॉर्मेट करेंगे आप। 8 ग्राम ऑफ मीथेन है, तो 8 को डिवाइड कर दीजिए 16 से, तो मोल्स ऑफ मीथेन आ जाएंगे। उसको मल्टीप्लाई करें आप 5 से, क्योंकि 5 एटम्स होंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 2.5 आ रहा है, जो कि 1 मोल ऑफ एटम के इक्वल नहीं है, ठीक है। एक मिनट, लेट मी ट्राई, होल्ड ऑन, लेट मी ट्राई कि किसी तरह से हमें जगह मिल जाए और हम बी को भी सॉल्व करके दिखा दें। ये ऑप्शन बी के लिए, चले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं मोल्स का शॉर्टकट लेते हैं। 8 को डिवाइड करोगे 16 से तो मोल्स आएंगे, और मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, क्योंकि 4 एटम है, 5 एटम्स हैं, 4 और 1 हाइड्रोजन। सो मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो माय बैड, व्हाट्स आई एम डूइंग। 8 डिवाइडेड बाय 16 into 5 is going to be 2.5। तो ये 2.5 मोल्स आ गए एटम। सही है, इसका मतलब मुझे तो 1 मोल ऑफ एटम चाहिए, यहाँ 2.5 मोल आ रहे हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया। इसी तरह से आपने 22 को भी देखना है। 22 को डिवाइड करें 44 से, और यहाँ टोटल एटम्स कितने बनेंगे? 3, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन। सो 22 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 3 इज गोइंग टू बी 1.5। तो ए से आपको मिलेगा 1.5। कलर चेंज कर लेते हैं हम, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। 22 डिवाइडेड बाय 88 इंटू 3, सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच अमाउंट? 1.5 मोल्स। देखो भाई, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो मोल्स आते हैं, और एटम्स निकालने के लिए इंटू 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.5 मोल्स ऑफ एटम्स। और मुझे 1 मोल ऑफ एटम चाहिए, विच इज रॉन्ग, ठीक है। राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। आई होप इट मेक सेंस टू यू। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट is the total number of protons, neutrons, and electrons present in ammonium ions? Okay, ammonium ions. Nitrogen का atomic number 7, which means it has 7 protons. Hydrogen का atomic number 1, which means it has 1 proton, multiply by 4। सही है। हाइड्रोजन, ओके, सो ये टोटल प्रोटॉन्स आपके पास कितने आ जाएंगे? 11 प्रोटॉन्स आ जाएंगे, राइट।
सो 11 प्रोटॉन्स यहाँ है, 11 प्रोटॉन्स यहाँ पर है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 7 है नाइट्रोजन का, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 4 एटम्स है तो इंटू 4 करूंगा, तो ये हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है? 11 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 11 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है। अच्छा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर है 14। सही है। 11 न्यूट्रॉन्स। ओके, दैट्स कूल। इधर देखो, ये है आपके पास अमोनिया माइंस। इस अमोनिया माइंस का न्यूक्लियॉन नंबर है 21, एग्जामिनर ने ये दिया हुआ है। और इसमें टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। तो मैं 21 को जब 11 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई गेट हाउ मच? न्यूट्रॉन्स, 10 न्यूट्रॉन्स। क्योंकि न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम हमेशा न्यूक्लियॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 10 न्यूट्रॉन्स कहाँ पर है हमारे पास? यहाँ पर है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। ओके, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम एंड नियॉन। हम सब जानते हैं कि नियॉन फॉलो फुल फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। In its valence shell, magnesium also follows full-filled orbital concept। तो इसका मतलब फुलफिल्ड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है, मैग्नीशियम एंड नियॉन। ओ, ओके, ठीक है। वैसे ये बात तो सही है, दोनों में फुलफिल्ड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आप एक चीज और भी नोट करें। नियॉन फाउंड इन पीरियड 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, so it has two shells. Magnesium is found in period 3 of the periodic table, so it has 3 shells. So इसका मतलब नियॉन में न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। सो अगर यहाँ पर न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीशियम। सो नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीशियम, इज मस्ट बी दिस वन। ठीक है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में से मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये नियॉन लिखा, हमने शॉर्टकट ले लेते हैं, और फिर हमारे पास 3s2 नियॉन ले लेते हैं। इसका तो शॉर्टकट भी नहीं ले सकते। 1s2, 2s2, 2p6। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल से जाएगा, तो इसका मतलब मैग्नीशियम में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? s ऑर्बिटल से। और नियॉन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? p ऑर्बिटल से। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली डी। ओके, ये बहुत मैटर करता है कि दोनों के फुल फिल्ड ऑर्बिटल कौन सा फॉलो हो रहा है, तो एक्सप्लेनेशन फुल फिल्ड की बेसिस पे नहीं होगी। अच्छा, दोनों का पीरियड नंबर भी डिफरेंट है, तो मैं अक्रॉस द पीरियड भी नहीं बोल सकता हूँ। इसका मतलब आई विल गो फॉर द नंबर ऑफ शेल्स। यहाँ पर 2 शेल्स हैं, यहाँ 3 शेल्स हैं, तो क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ शेल्स कम है, विच इज वाई नियॉन में न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी। ओके, और क्योंकि इसमें न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यू नीड more amount of energy, which is why neon has higher ionization energy than magnesium. I hope it makes sense to you. And we have done this in class also, yeah. Okay, next is arsenic forms a compound with fluorine. Here arsenic is found in group 15 of the periodic table. Group 15 के जो एलिमेंट है वो टेक्निकली दो तरह से मॉलिक्यूल बनाता है, या तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा या 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सो अगर मैं आर्सेनिक का 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हूँ फ्लोरीन के साथ, तो वो ये बनेगा। Since arsenic is found in group 5 of the periodic table, which means it has 5 valence electrons, 1, 2, 3, 4 and 5। ये पहली पॉसिबिलिटी आ गई आर्सेनिक की।
आर्सेनिक का दूसरा भी एक मॉलिक्यूल बन सकता है जिसमें वो 5 कोवलेंट बॉन्ड्स बना ले फ्लोरीन के साथ, 1 2 3 4, and this one is 5. Since arsenic is found in group 15, so it has 5 valence electrons. ये 5 valence electrons bonding में involve हो गए. आप नोट करें, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है. क्वेश्चन पढ़ें जरा. In this compound, the arsenic atom has no lone pair of electron. Since this compound has a lone pair, इसका मतलब it's going to be incorrect. इसका मतलब ये correct है. सही. और अगर ये करेक्ट है तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी. अगर आपको याद हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है इसकी. सही है. ये तो हो गया आर्सेनिक. लेट्स टॉक अबाउट सेलेनियम. सेलेनियम आल्सो फॉर्म्स अ कंपाउंड विद फ्लोरीन. भाईजान, सेलेनियम is found in group 16 of the periodic table. और ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो टेक्निकली दो तरह से कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. या तो 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे, या फिर 6 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे. राइट. अब अगर हम 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं फ्लोरीन के साथ तो ये हो जाएगा SeF2. और अगर हम 6 बनाते हैं तो ये हो जाएगा SeF6. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेलेनियम के? 6, क्योंकि ग्रुप 16 का एलिमेंट है. 1 2 3 4 5. दिस वन इज 6. यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो बॉन्डिंग कर रहे हैं. सो क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे. वो कह रहे हैं आपसे, इन दिस कंपाउंड सेलेनियम एटम हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये भी गलत, ये वाला स्ट्रक्चर भी गलत. इसका मतलब ये ठीक है. सही है. वो कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन के अंदर, या वो पूछ रहे हैं आपसे, इन विच कंपाउंड आर देयर 2 डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स. भाई बताइए कौन से मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स हैं. तो आप मुझसे पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि यहां पर बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री और इस जगह पर एंगल होगा 120 डिग्री. जबकि अगर मैं इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो ऑक्टाहीड्रल बनेगा. लाइक दिस. और इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है. राइट. ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री है ये. सो ऑक्टाहीड्रल ऑलवेज हैज 90 डिग्री एंगल. काफी मुश्किल है यार ये क्वेश्चन, काफी एनालिसिस है. तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल है और यहाँ पर 2 एंगल है. वो कह रहे हैं बताइए 2 डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स किस में होंगे. तो आर्सेनिक फ्लोराइड में होंगे. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. दैट्स अ लॉट ऑफ एनालिसिस. अ स्ट्रक्चर ऑफ borazole is shown. Which shape of borazole and how many pi electrons are there in the structure? Pi electrons कह रहा है, pi bond नहीं कह रहा. So we have 3 pi bonds, if you can see in the structure, which is equals to 6 electrons. तो 6 electrons यहाँ है, 6 electrons यहाँ है. And obviously ये just like बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बिकॉज इसमें ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ बोरॉन और नाइट्रोजन है. तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जस्ट लाइक बेंजीन रिंग. इट हैज अ प्लेनर ज्योमेट्री विद एन एंगल ऑफ 120 डिग्री बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी. सो प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी ऑब्वियसली, जस्ट लाइक बेंजीन रिंग. तो आंसर इज गोइंग टू बी डी अगेन. Then we have question number 7. Oh my goodness. The diagram shows the apparatus used to find the relative molecular mass of a volatile liquid. In order to determine the molecular mass of a volatile liquid, we always use a gas range method. And this is the apparatus of gas range method.
एग्जामिनर सेइंग 0.1 ग्राम ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इज इंजेक्टेड। बाय द वे मुझे मास मिल गया यहां से। एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 85 cm क्यूब। 85 cm क्यूब है तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मैं इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब कर लूंगा। टेम्परेचर इज गिवन and pressure is given, and I need to find out the molecular mass of the liquid. Okay, so मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो एक्सप्रेशन लेता हूँ पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। फिर इसको हम एक्सप्रेस कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ मैस, तो ये हो जाएगा मैस एम आर टी अपॉन एम आर। मुझे एम आर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया तो ये हो जाएगा एम आर टी अपॉन पी वी। लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। मास है मेरे पास 0.1 ग्राम, आर की वैल्यू इज 8.31। टेम्परेचर मेरे पास है हाउ मच टेम्परेचर 400 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर इज 101 300 into volume is 85 into 10⁻⁻6। अब आप ये देख लीजिए कि ये एक्सप्रेशन हमने कहाँ लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन हमने कहाँ लिखा हुआ है। सो 0.1 ये है, देखिएगा जरा, ये 0.1, ये भी 0.1, ये 8.31 8.31, 400 400, फिर ये डिवाइड आया है तो ये डिवाइड आ गया, फिर वॉल्यूम ये रहा, प्रेशर ये है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ठीक है। ओ गॉड, क्वेश्चन नंबर 8। द टेबल शोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोर सब्सटेंसेस। व्हाट आर द आइडेंटिटीज ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी? सबसे पहली बात, ये जो Z है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो इनसॉल्युबल इन वाटर जो ऑप्शंस एग्जामिनर ने आपको दिए हुए हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के हैं, क्योंकि ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा लिक्विड फॉर्म में, तो इसका मतलब ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोल्टन क्रायोलाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। सॉलिड स्टेट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी नहीं कंडक्ट करता और सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी नहीं कंडक्ट करता है, तो इसका मतलब Z जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मेनली शो कर रहा है। ठीक है ना। और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, दैट इंडिकेट्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो इनसॉल्युबल इन वाटर है और वो ना तो सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना वो लिक्विड में, और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो इसका मतलब ए भी गलत और बी भी गलत। सो कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन सी एंड डी। अब आगे चलते हैं। इस एक्स को देखिए, इस एक्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तमाम के मुकाबले में कम है, तो क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब इसमें, अच्छा अब एक्स के लिए एग्जामिनर ने क्या दिया हुआ है, एच सी एल दिया हुआ है और C2H5 Br दिया हुआ है। एच सी एल इज एन एसिड, और एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, जबकि वो कह रहा है कि इनसॉल्युबल है। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl कंडक्ट्स, लेकिन C2H5Cl कैन नॉट। तो C2H5Cl जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। ठीक। अच्छा, ए और बी तो वैसे ही गलत हो गए, तो कहानी खत्म हो गई इसकी। अच्छा अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड में भी गुड है, लिक्विड में भी गुड है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। इसका मतलब इट मस्ट बी अ मेटल, इट मस्ट बी अ ट्रांजिशन मेटल। सो वाई जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, तो ट्रांजिशन मेटल ये है, ट्रांजिशन मेटल ये है। आई बिलीव राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, बिकॉज सी के अंदर मैक्सिमम चेक्स हैं।
right? So right answer is going to be C. And obviously ये जो है ये सोडियम फ्लोराइड को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सोडियम फ्लोराइड सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मोल्टन फॉर्म में कर लेगा, वाटर में डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, तो दैट्स एक्चुअली NaF, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ओके, इन वाटर। I hope it makes sense to you. Question number 9. Oh my goodness, another calculation. The apparatus used to determine a value of the enthalpy change of combustion of butane-1-ol as shown. The mass of this is this. Okay. Oh my goodness, that's an important stuff. Volume of water used is 175 cm cube. MR of butanol is 74. Which value to three significant figures for the enthalpy of combustion of butane-1-ol can be calculated from these data? तो भाई मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है, तो मैं यहां से टेम्परेचर चेंज निकालता हूं सबसे पहले। So it's basically 41.1 minus 17.6. So यहाँ से टेम्परेचर चेंज आपके पास आ जाएगा 41.1 minus 17.6 is going to be 23.5 डिग्री सेल्सियस। और याद रखिएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस is always equals to 1 Kelvin for change in temperature, which is why मैं इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करूंगा। First step. Second step. Using these two values, I can find the mass of ethanol burnt or mass of butanol burnt. So technically it is, यार एक तो जगह का बड़ा इशू होता है। Burnt it is 58.34 minus 57.85 equals to 58.34 minus 57.85 is going to be 0.49 gram. Third step, I'll apply delta Q equals to MC delta T. So M की जगह पे मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लूंगा, because 1 gram is always equals to 1 cm cube, तो 175 gram is always equals to 175 cm cube is always equals to 175 gram. और मैं इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि मैंने जो इनिशियल टेम्परेचर था वो वाटर का कैलकुलेट किया, राइट? इसलिए मैं यहाँ पर मास ऑफ वाटर लूंगा इंस्टेड ऑफ मास ऑफ अल्कोहल। Specific heat capacity is 4.18, delta T is 23.5. So 175 into 4.18 into, oh sorry, into 23.5. So it's going to be 17190.25 joules. इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कीजिए, is going to be 17.2 kilojoules. Third, moles of butanol burnt calculate करो, because you know the mass which is 0.49, you know the MR which is 74. So 0.49 divided by 74 is going to be, oh my goodness, 0.49 divided by 74 is going to be 6.62 into 10 to the power minus 3 moles. सही भी? तो इतने मोल्स में हमें इतनी एनर्जी मिल रही है, तो 1 मोल में कितनी एनर्जी मिलेगी? 6.62 into 10 to the power minus 3 moles gives you 17.2 kilojoules. तो अगर हमारे पास 1 मोल है तो बताइए कितना होगा? तो 17.2 divided by answer, so I'll get 2597.55 kilojoules per mole. और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करूंगा तो मैं राउंड ऑफ करके इसको 2600 कर देता हूं। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। सही है? Oh God.
Next, question number 10. In the high temperatures of car engines, nitrogen reacts with oxygen to produce nitrogen monoxide. Forward reaction is endothermic. As you can see, its delta H is positive. If delta H is positive, endothermic इसका मतलब option A is incorrect because that represents exothermic. Okay. Option D is incorrect because the delta H arrow needs to be upward. A competition exists between C and D. Sorry, C and B. B is incorrect because this is the wrong energy barrier for activation energy. It has to be from here, like this. Wrong activation energy. So right answer obviously is C because उसका डेल्टा H का जो एरो है वो एंडोथर्मिक है और डेल्टा और E A का जो एक्टिवेशन एरो है वो भी बिल्कुल ठीक है. Oh my goodness. There's a lot to explain. In which reaction does the oxidation number of chlorine change by the largest amount? Largest amount. That's nice. तो सबसे पहला है KClO3 and it is converting into KCl. KCl में क्लोरीन is +5 and sorry KClO3 में क्लोरीन is +5, KCl में is -1, तो चेंज टेक्निकली यहाँ पर -6 का आ रहा है. ये ऑप्शन ए है आपको. ऑप्शन बी, ये ClO नेगेटिव इज कन्वर्टिंग इनटू Cl-. सो टेक्निकली ये +1 से -1 जा रहा है, इसका मतलब चेंज जो है वो 0 का आ रहा है यहाँ. +1 -1 -1 है तो इसका मतलब -2 होगा ना यार. सही है. लेकिन इसी के अंदर ClO नेगेटिव इज कन्वर्टिंग इनटू ClO2 नेगेटिव ऑल्सो. सो यहाँ +1 है. 3 2 4 4 और यहाँ +3 है. इसका मतलब यहाँ पर -2 का आ रहा है. तो वो ग्रेटेस्ट कह रहा है, लार्जेस्ट कह रहा है. ठीक है. माय गुडनेस. सी को देखो. Cl2 is converting into HCl. तो ये 0 है, ये -1 है, तो इसका मतलब +1 से 0 हो जाएगा. -1. ये -1 का है. ठीक है. और इसी में क्लोरीन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है मजीद HClO में. तो ये 0 है और ये +1 है, तो इसका मतलब +1 की एडिशन हो रही है. राइट. ऑप्शन लास्ट है हमारे पास डी. ये है जनाब NaClO2 और इट इज कन्वर्टिंग इनटू NaCl. नहीं, इट इज कन्वर्टिंग इनटू सी. चलो NaCl ले लो. यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहां पर क्लोरीन इज -1, तो टेक्निकली यहां पर -4 है. लेकिन अगर Cl2 इज कन्वर्टिंग इनटू ClO2 तो ये 0 है, ये +4 है, तो इसका मतलब +4 की एडिशन. तो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट जो आ रहा है चेंज वो यहां पर आ रहा है. बाकी सब जगह लोअर ग्रेटेस्ट चेंज है. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए. ओके. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बहुत माइंड में सॉल्व करनी है, तो मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व किए. एंड आई थिंक आई एम राइट. -2 +1 -1 सही है. क्वेश्चन 12. Hydrogen is produced industrially from methane as shown in the equation. Which condition give the highest yield of hydrogen at equilibrium? भाई हाईएस्ट यील्ड ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको एट इक्विलिब्रियम चाहिए तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. इक्विलिब्रियम उस वक्त राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा जब आप इस केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. बिकॉज किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है
तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, हाइड्रोजन की यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर नीड्स टू बी हाई बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, अब जरा नोट कीजिएगा, यहां पर टोटल मोल्स हैं आपके पास 2 और यहां पर टोटल मोल्स हैं आपके पास 4। सो अगर मुझे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना हो, सही है, तो उसके लिए मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगा। क्योंकि मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब तुम प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। और वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे। और जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है वो फॉरवर्ड चला जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं। तो प्रेशर के लिए हम लो यूज करेंगे, तो टेम्परेचर के लिए हम हाई यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। ओ गॉड, क्वेश्चन नंबर 13। W moles of HNO2 undergoes a disproportionation reaction to produce U moles of HNO3 and V moles of NO. Yet disproportionate, no other nitrogen containing product is produced. Nitrogen is the only element oxidized and reduced. What are the values? Okay. तो मैं सबसे आसान ये है, मैंने पहले भी आपको सिखाया कि HNO2 is basically your nitrous acid. It is converting into nitric acid. तो नाइट्रोजन 1 मोल, नाइट्रोजन 1 मोल, हाइड्रोजन 1 मोल, हाइड्रोजन 1 मोल, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आई विल यूज 1 वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए, 3, यहाँ पर कितने हैं, 1। तो हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए आई विल यूज 2 हाइड्रोजन आइंस अकॉर्डिंग टू आयन इलेक्ट्रॉन रूल। और ऑब्वियसली चार्ज बैलेंस करना चाहता हूं मैं, उसके लिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करूंगा यहाँ, बिकॉज ये 2 प्लस और ये 2 माइनस बिकम 0 और ये भी 0। सो ये तो एक सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन ये कह रहा है कि जनाब HNO2 जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन की वजह से NO में भी कन्वर्ट हो रहा है। अब मसला ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन 1, यहाँ पर नाइट्रोजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल यूज करूंगा। जब मैं यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल यूज करूंगा तो यहाँ टोटल हाइड्रोजन हो जाएंगे 2, जबकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर मैं 1 हाइड्रोजन आयन यूज करूंगा। और चार्ज बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली मैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये -1, ये +1, 0 और ये भी 0। नाउ आई नीड टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द इक्वेशन। तो अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने के बाद कैंसिल होंगे। ये 2 हाइड्रोजन आयन भी कैंसिल होंगे। सो हमारी फाइनल इक्वेशन ये होगी 3 मोल्स ऑफ नाइट्रस एसिड। कैसे हुए 3 मोल्स ऑफ नाइट्रस एसिड? भाई 2 मोल्स ये, 1 मोल ये, टोटल 3 मोल। और आप नोट कर रहे हैं ये 2 वाटर 1 वाटर से कैंसिल। तो ये आ जाएगा HNO3 +2NO +H2O। जाहिर सी बात है ये एक, जाहिर सी बात है ये एक वाटर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 वाटर थे, 1 लेफ्ट। अब W मोल्स ऑफ NO2 हैं, तो ये आपके W हो गए। U मोल्स ऑफ, तो ये आपका 1 होगा, तो ये U, जब नहीं होता तो 1 लेते हैं ना। और V मोल्स आपके पास ये हो जाएंगे। सो 3, W क्या है आपके पास 3, एंड दैट्स योर आंसर। U क्या है 1, V क्या है 2। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी B। Oh my goodness, that's very very tough, really really tough. Gas X dissociate on heating to set up the following equilibrium. So भाई मेरे पास इक्विलिब्रियम ये है X, reversible sign, Y plus Z, and all of them are gases. ठीक है। A quantity of gas X is heated at constant pressure P. तो इसका मतलब टोटल प्रेशर आपके पास कितना है, P। The equilibrium partial pressure of gas X is found to be 1/7 P.
सो यार ये इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर एग्जामिनर ने दिया हुआ है 1/7 पी। इशू इज के ओ अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि इन दोनों के दरमियान 1:1 का रेशियो है, राइट। आपके पास टोटल प्रेशर पी है, अगर ये 1/7 है तो ऑब्वियसली इन दोनों को मिलाकर 6/7 पी हो जाएगा। ये जाहिर सी बात है, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7/7 पी, दैट इज पी, राइट। और ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहे हैं, व्हिच मींस वी नीड टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स आपके पास है 1/7 पी। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वाई आपके पास होगा अम, जाहिर सी बात है, ये दोनों 1:1 के रेशियो में है, तो ये इन दोनों का मिला के आपको 6/7 है। और अगर 1:1 का रेशियो है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 3/7 पी। और फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड भी कितना हो जाएगा, 3/7 पी। इसको उठा के फॉर्मूले में प्लग इन करो, के पी इक्वल्स टू 3/7 पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/7 पी। सो यहां से के पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/7 पी, राइट। राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। अगेन इट्स अ वेरी टफ कॉल, मतलब इतना सोचना पड़ेगा आपको कि भाई अगर टोटल प्रेशर पी है हमारे पास और उसमें से एक्स का 1/7 है, तो इन दोनों का मिला के 6/7 हो जाएगा। और पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए ऑब्वियसली मैं इन दोनों को इक्वल लूंगा, इसलिए क्योंकि दोनों के दरमियान 1:1 का रेशियो है। यानी ये भी 3/7 था, ये भी 3/7 था, जब जाके ये टोटल 6/7 हो। और 6/7 हमें कैसे पता चला कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल प्रेशर पी में कन्वर्ट हो जाएगा। माय गुडनेस, दैट्स अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। In the diagram X, the Boltzmann distribution for the energies of this particle in a reaction and activation energy for that reaction. Which statement is correct? EA2 is the activation energy at high temperature. Bhaiya, high temperature has nothing to do with the activation energy. Activation energy changes only with catalyst. Wrong. EA2 is the activation energy at low temperature. Again wrong. Only catalyst change the activation energy. फिर वो कह रहे हैं वाई इज द बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन एट लोअर टेम्परेचर। अच्छा जी, जब लोअर टेम्परेचर होता है, याद रखिएगा मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, कर्व शिफ्ट्स मैक्सिमम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सो वाई को देखिए, ये रहा वाई। हाँ देखिए, ये लोएस्ट टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम शिफ्ट हुआ है, तो इसकी प्रोबेबल एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी सबसे ज्यादा है क्योंकि मैक्सिमम शिफ्ट हो रहा है। दैट्स ट्रू, सही है। आपको पता है ना कि जब कर्व मैक्सिमम शिफ्ट होता है तो मैक्सिमम प्रोबेबल एनर्जी जो है वो उसकी हाइट बढ़ जाती है, और जो ये आपका फ्रैक्शन है ये कम हो जाता है। ठीक है, सो आई बिलीव सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जेड जो है वो हाई टेम्परेचर पे है, गलत। इसलिए क्योंकि अगर ये हाई टेम्परेचर पर होता तो
पीक जो है वो फ्लैटन होती, जो कि नहीं नजर आ रही है हमें, और शिफ्ट होती टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और प्रोबेबल एनर्जी भी कम होती जो कि नजर नहीं आ रही। ये देखें, नजर नहीं आ रही। सही है, ऐसा नहीं हो रहा। इट हैज टू बी, अगर ये हाई टेम्परेचर पे होता है, इट हैज टू बी लाइक दिस। ये जेड के लिए होता अगर ये हाई टेम्परेचर लेता। ठीक है, शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, magnesium, aluminum, and silicon are elements in the periodic table. Each element forms an oxide, which row is correct. Magnesium oxide basic होता है, giant ionic होता है, high melting point होता है, slight reaction with water. Okay, okay, okay. Slight reaction वैसे insoluble होता है, लेकिन partially soluble भी कुछ कहते हैं, तो अभी इसको हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये एम्फोटेरिक होता है, सिंपल मॉलिक्यूलर नहीं होता, ये जाइंट आयनिक होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, दैट्स टू। SiO2 एम्फोटेरिक नहीं होता भाई, ये एसिडिक होता है। जाइंट आयनिक नहीं होता, जाइंट कोवलेंट होता है। सही है, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नो रिएक्शन विद वाटर, ये सही है। सो मेरे ख्याल से दैट्स राइट ऑल्सो। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, क्योंकि ऑल चेक सिर्फ इसी में है। ये भी गलत, क्योंकि ऑप्शन गलत हो गई। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही है। अच्छा, ये भी गलत है क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूलर है। तो बी तो पक्का पक्का गलत। और मेरे ख्याल से ए भी गलत, क्योंकि सी भी गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, which statement correctly describes what happens when silicon tetrachloride is added to water? जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को हम वाटर में ऐड करते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया है, हाइड्रोलिसिस होती है, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, एंड मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl. So misty fumes of HCl is basically acidic solution, right? न्यूट्रल सोल्यूशन तो नहीं मिलता, तो ये गलत। एसिडिक सोल्यूशन मिलता है, लेकिन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स भी मिलते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, एसिडिक सोल्यूशन मिलता है, प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन नहीं मिलता। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली सी। ठीक है, 18, और x and y are two elements from period 3 of the periodic table. Element x has the higher electrical conductivity. भाई, अगर पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं, सो इट कुड बी सोडियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि इन तीनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। एलिमेंट y has a higher melting point than element x. Okay. Element y has the higher melting point. तो अगर आपको याद हो, सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, because it has a giant covalent structure. Silicon has a giant structure, so it has the high melting point. अब जाहिर सी बात है, मैं एल्यूमिनियम को कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ऑप्शन के अंदर गिवन ही नहीं है। सही है। सो अगर सिलिकॉन है, तो या तो सिलिकॉन सोडियम के साथ कंबाइंड होगा, या फिर सिलिकॉन मैग्नीशियम के साथ कंबाइंड होगा। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन गिवन होगा। राइट आंसर इज बी, बिकॉज मैग्नीशियम और सिलिकॉन का कॉम्बिनेशन गिवन है। सॉरी। नेक्स्ट, sample consisting of 1 mole of anhydrous calcium nitrate. By the way, this is calcium nitrate. It is converting into calcium oxide, nitrogen dioxide, and oxygen gas. ये आपके पास 2 मोल है, और टोटल मोल्स ऑफ गैस बेसिकली आपके पास 5 है। एग्जामिनर इज सेइंग कि अगर 1 मोल आप कंपाउंड यूज कर रहे हैं, तो बताइए गैसेस
का अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस कितना होगा, तो ऑब्वियसली 2.5 मोल हो जाएगा. सो ऑब्वियसली राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारे लिए सी है. क्वेश्चन नंबर 20. स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड मैग्नीशियम टू गिव कंपाउंड जे एंड हाइड्रोजन. यार अगर मैं मैग्नीशियम को स्टीम से रिएक्शन करवाता हूं, so it will turn to magnesium oxide and hydrogen gas. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जे है. आप और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर मुझे एमआर निकालना हो तो ये हो जाएगा 24.3 प्लस 16, 40.3. इसका एमआर है 40.3. सो ये ठीक है, लेकिन हमसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि नॉट, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा. दूसरी बात, ये बेसिक ऑक्साइड होता है क्योंकि मेटल ऑक्साइड है. बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एग्जामिनर कह रहे हैं नॉट अ प्रॉपर्टी, तो ये भी गलत. ये वाइट सॉलिड भी होता है, तो ये भी गलत. Obviously right answer is going to be D because it is very soluble in water. That's absolutely incorrect. ये insoluble होता है या partially soluble होता है. अभी देखें यहाँ लिखा हुआ भी था, ये देखिए, slight reaction with water. सही है, तो partially soluble होता है या फिर insoluble होता है. तो ये very soluble नहीं हो सकता. very soluble की टर्म जो है वो गलत है, और यही आंसर है क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है. Which statement is correct? Hydrogen bromide reduces concentrated sulfuric acid to form sulfur dioxide. That's true. This might be the right option, but आगे भी पढ़ लेते हैं. Hydrogen bromide decomposes at high temperature. Absolutely incorrect. Low temperature. सही है, बिकॉज HBr की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है HCl के मुकाबले में, तो बॉन्ड वीकर होता है, आसानी से टूटता है. नेक्स्ट. हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस इज शेकन विद aqueous silver nitrate, येलो precipitate is formed. सो ऑब्वियसली ये जो येलो प्रेसिपिटेट इस फॉर्म कह रहा है विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. इसलिए क्योंकि ये क्रीमी प्रेसिपिटेट होते हैं ब्रोमाइड के. व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस इज बबल्ड थ्रू एक्वस आयोडीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और आयोडीन को अगर मैं ट्रीट करवा दूं तो रिएक्शन नहीं होगा. इसलिए क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. So obviously right answer is going to be an A. 22. ICl is made when chlorine and iodine react together. ठीक है. ICl reacts with water. Which row is correct? ICl. यार ICl में से आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो आयोडीन को X लो, क्लोरीन को -1 लो, इक्वल्स टू 0, देन X इक्वल्स टू +1. तो ICl में आयोडीन इज +1. इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत. Reaction occurring with ICl reacts with water. यहां पर दो चीजें हो रही हैं. पहला, ICl कन्वर्ट हो रहा है HiO3 में, तो ये +1 है, और यहां पर 3 to the 6 +1 5, ये +5 है. सो टेक्निकली ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. लेकिन अगर ICl की एक और कन्वर्जन देखूं मैं, तो वो कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन में. यहाँ पर आयोडीन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, और यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0. इसका मतलब यहाँ पर आयोडीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है. तो इसका मतलब टेक्निकली आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू आयोडीन. नहीं, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ये टेक्निकली रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, ये लिखा हुआ. इसका मतलब ये गलत हो गया. इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया. सी और डी गलत वैसी है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. और बी इसलिए ठीक है क्योंकि आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है HiO3 में, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. सही है.
ये है आपके पास अमोनियम क्लोराइड, इसको मैं एल्कली से रिएक्शन करवा रहा हूँ ऑब्वियसली। व्हेन एनी अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद एनी एल्कली देन ऑलवेज अमोनिया गैस इज गिवन ऑफ। तो हम इसका रिएक्शन करवा लेते हैं। ये है आपके पास अमोनियम क्लोराइड, हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NaCl में, वाटर में, एंड अमोनिया में। चलिए देखते हैं। एंड अमोनिया इज द ओनली अल्कलाइन गैस व्हिच टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू। द रिएक्शन गिव राइज टू टू डिफरेंट पोलर प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है, ये दो डिफरेंट पोलर प्रोडक्ट्स हैं। सही, बल्कि सही बात है, दो डिफरेंट पोलर प्रोडक्ट्स हैं। ये आयनिक है और ये दोनों के दोनों पोलर है। द बॉन्ड एंगल, तो ये ठीक हो सकता है मेरी नजर में, लेकिन ऑप्शन बाकी भी पढ़ते हैं। द बॉन्ड एंगल इन द नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज रिमेन्स अनचेंज। नहीं जी, यहाँ पर अमोनिया माइंस में नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री। तो रिमेन्स अनचेंज जो है वो गलत है, ये तो चेंज हो रहा है। ठीक है। द अमोनिया माइन एक्ट्स एज अ बेस, तो ये भी गलत है, कॉन्जुगेट एसिड होता है ये, प्रोटॉन डोनेट करेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस इन दिस रिएक्शन ऑब्वियसली। अमोनियम आइंस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3, क्लास में किया है हम लोगों ने ये। और अमोनिया में भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम। सो ये भी गलत, एंड राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। Oh my goodness. Oh God. There are a lot of calculation. What is produced when 60 gram of nitrogen monoxide reacts with excess carbon monoxide in a catalytic converter? By the way, catalytic converter में मैंने आपको इक्वेशन ये लिखवाई है। तो जब नाइट्रोजन मोनोक्साइड कार्बन मोनोक्साइड से रिएक्शन करेगा, इट विल टर्न टू नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब इस NO का MR निकालो। 16 प्लस 14 बिकम्स 30 आई बिलीव। यस। और इस 30 को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 60। ये नाइट्रोजन हो जाएगा 28, क्योंकि इसका 1 मोल है। और बल्कि इसको इस तरह से कर लें, 28 टाइम्स 1, क्योंकि ये 1 मोल है, तो ये 28 आ जाएगा। ये हो जाएगा 44 टाइम्स 2 = 88। सो वो आपसे कह रहे हैं, देखिए कितना क्वेश्चन इजी हो गया। वो आपसे कह रहे हैं व्हेन 60 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स, तो अगर 60 ग्राम कार्बन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, सो बताओ नाइट्रोजन कितना मिलेगा? 28 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा? 88 ग्राम। सो 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिखा हुआ है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन यहाँ लिखा हुआ है, एंड दैट्स द राइट आंसर गाइस। होल्ड ऑन, हाँ ठीक है, सही है। सो ये सबसे आसान शॉर्टकट था, इसको इस तरह से कर सकते हैं आप। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। इन दोनों का मास निकाला, 60 आया। इसका मास निकाला 28, इसका मास निकाला 88। तो अगर वो 60 ग्राम ले रहा है तो ऑब्वियसली ये दोनों मास इस तरह से होंगे। ओके। 30। हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं इसको। होल्ड ऑन, एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये है 2NO प्लस 2CO। वैसे वो ठीक है, लेकिन मैं एक और भी ट्राई करके देख रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हो सकता है। इसका मास है 30, इसका मास है 28, और इसका मास है, सॉरी ये है 2 मोल। ठीक है, इसका मास है 44। तो अगर एग्जामिनर ने 60 लिया है, 60 ग्राम, यानी इसने डबल कर दिया मास, तो ये भी डबल होगा। और जब ये डबल होगा तो ये हो जाएगा 88। ये लिखा हुआ 88। ठीक है।
और जाहिर सी बात है ये 2:1 का रेशो है, तो अगर ये 60 ग्राम लिया है ट्वाइस, तो मैं इसको ट्वाइस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये 1 मोल है, तो ये एज इट इज ही रहेगा, हाफ ही रहेगा। ये एज इट इज रहेगा, ये भी कर सकते हो। सही है, ये भी कर सकते हो। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है वैसे। तो 60 ग्राम अगर ले रहे हैं तो 2888। एनीवे, क्वेश्चन 25, ऑर्गेनिक। फाइनली, विच एल्कीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैंने आपको कहा था कि अगर टर्मिनल कार्बन एटम पे डबल सिमिलर ग्रुप्स होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। सिमिलर ग्रुप्स होंगे टर्मिनल कार्बन एटम पे, डबल डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। एक ही कार्बन से दो सिमिलर ग्रुप्स लग जाएंगे, नहीं होगा। तो देखो, एक ही कार्बन से दो सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए इन तीनों ऑप्शंस में, इसलिए ये इनकरेक्ट। राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि ये कॉर्नर कार्बन एटम नहीं है, तो ये सिस भी देगा, ये ट्रांस भी देगा, और वी हैव डन दिस इन क्लास। आप चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से, डबल बॉन्ड CH, ये CH3, ये CH2, ये CH3। ये हो गया जनाब आपका सिस। ऑब्वियसली जहां सिस होता है वहां ट्रांस भी होता है, ये ट्रांस हो जाएगा इस तरह से। ये हो जाएगा ट्रांस। 26, what is the correct name of the major product of the reaction of HBr with 3-ethyl hex 3-ene? Hex 3-ene, 1 2 3 4 5 6। थर्ड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड, क्योंकि हेक्स 3-ene कह रहा है, और 3 कार्बन एटम के ऊपर इथाइल कह रहा है। बाकी तमाम को आप कार्बन हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कीजिए। आप सब जानते हैं कि ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर मैं इसको अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो मार्कोनी रूल फॉलो होगा, और जब मार्कोनी रूल फॉलो होगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगी। मेजर प्रोडक्ट में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन के ऊपर जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा, CH3 CH2 C C2H5। ऑब्वियसली इसके साथ ब्रोमीन आ जाएगा। ये CH पहले से था, इसके पास एक H आ जाएगा मार्कोनी कोफ रूल अप्लाई करने के बाद। सो ये प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी कोफ रूल बनिए। अब जाहिर सी बात है, इसमें एक अल्काइल और इसमें एक ब्रोमीन है, तो ऑब्वियसली इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की चेन है, तो इसका मतलब हेक्सेन हुआ। तो हेक्सेन ये भी है, हेक्सेन ये भी है, हेक्सेन ये भी है, हेक्सेन ये भी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, 3 कार्बन एटम पे ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमो होना चाहिए, तो 3 ब्रोमो ये भी है, और थर्ड कार्बन एटम के ऊपर इथाइल भी है। सो 3 के ऊपर इथाइल यहाँ भी है, 3 के ऊपर इथाइल यहाँ भी है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। तो सारे चेक्स लग गए। ठीक है, अगर अल्काइल ग्रुप और अल्काइल हैलाइड हो तो प्रायोरिटी नेमिंग के लिए किसको दोगे? अल्काइल हैलाइड को दोगे, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट की, ये जहन में होना चाहिए। ठीक है, क्लास में डिस्कशन की भी है हमने। द एल्केन undergoes free radical substitution with chlorine. No CC bonds are broken in this reaction. How many isomeric products including positional and optical isomers? यार, तो आपके पास टेक्निकली, एक मिनट, C5H11Cl है, और वो पूछें कि उसके पोजिशनल और ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाओ। आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, लेट मी क्लियर दिस। ओहो, देखिए ये बना रहा हूं मैं। CH3 CH2 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 CH2Cl, this is my first one.
सेकंड CH3 CHCl, और ये पोजीशनल आइसोमर है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर रहा हूं मैं। नंबर थर्ड CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। नंबर फोर्थ CH3 CH3 CH3, तो तीन चार CH2Cl। फोर आइसोमर्स हो गए, ये फोर पोजिशनल आइसोमर्स हो गए, ठीक है। और ऑप्टिकल कह रहा है, तो आप नोट करें इसमें कोई कारिल कार्बन एटम नहीं है, इसमें कोई कारिल कार्बन एटम नहीं है, इसमें कोई कारिल कार्बन एटम नहीं है, लेकिन ये कारिल कार्बन एटम है। सो 2 to the power 1 इक्वल्स टू 2 आइसोमर्स। सो टेक्निकली आपने 4 स्ट्रक्चरल बनाए, 2 ऑप्टिकल बनाए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, आई होप सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। What is involved in the mechanism of the reaction between aqueous NaOH and 1-bromobutane? यार 1-bromobutane है आपके पास, सो टेक्निकली 1-bromobutane को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इट हैज स्लाइट नेगेटिव, इट हैज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। दो, तीन, चार, ये 1-bromobutane हो गया, और NaOH इज बेसिकली न्यूक्लियोफाइल, सो ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, एट द सेम टाइम ये यहां से निकल जाएगा, एंड ऑब्वियसली पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। PTS पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट का शॉर्ट है, टाइम सेव करने के लिए। अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बन एटम विद अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात है, यही तो हो रहा है। बाकी भी देख लीजिए। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन एंड अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन नहीं होती, इसलिए क्योंकि ये SN1 में होता है, जबकि ये SN2 है, और ये SN2 इसलिए है क्योंकि ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऑलवेज अंडरगोज SN2, जहां पर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन नहीं होती। ऑब्वियसली होमोलाइटिक पॉसिबल नहीं है, होमोलाइटिक पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन। 29, butene reacts with cold dilute acidified KMnO4 to give product X। ओके भाईजान, ये लीजिए आप ब्यूटूइन, इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं कोल्ड KMnO4 के साथ, so it's going to be CH3 CHOH CHOH एंड CH3, डायोल बन गया। फिर वो कह रहे हैं कि ब्यूटूइन रिएक्ट्स विद एक्सेस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 टू गिव प्रोडक्ट Y। यार ये प्रोडक्ट X है आपकी, और प्रोडक्ट Y ये होगी। प्रोडक्ट Y यहां से बना दूं, ये देखो, ये डबल बॉन्डेड CH है, कन्वर्ट हो जाएगा COH में, प्लस ये भी डबल बॉन्डेड CH है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COH में, तो इथेनोइक एसिड मिलेगा तुम्हें। और ये जो इथेनोइक एसिड मिल रहा है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट Y है, ठीक है। ओनली वन ऑफ द X एंड Y रिएक्ट्स विद 2,4-D NPH। भाई दोनों ही नहीं कर सकते क्योंकि कीटोन नहीं है, नो कीटोन, नो एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। X and Y both reacts with sodium hydroxide. Alcohols are neutral, they cannot react with NaOH. Carboxylic acid is an acid, they can react, so only Y can react. X and Y both react with sodium, obviously that's true, that's the right answer, because alcohol sodium metal से reaction करता है, carboxylic acid भी sodium metal से reaction करता है। okay, लास्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लो।
वो कह रहा है वाई रिएक्ट्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव एक्स। तो अगर मैं इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है, तो इट विल टर्न टू प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OX। जाहिर सी बात है ये प्राइमरी अल्कोहल बनाए, एक्स तो नहीं बना वापस, तो कह रहा है टू गिव एक्स, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। ये यहां पर लिखेंगे हम टू गिव इथेनॉल, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। माय गुडनेस आई एम टायर्ड। When heated with KOH dissolved in ethanol, halogenoalkane can undergo an elimination reaction to form alkene. Um, okay, what are the possible elimination products when 2-bromobutane? Okay, भाईजान 2-bromobutane है. We have done this in class. आपको मेरे ख्याल से लेक्चर में ये एग्जाम्पल मिल जाएगी. सो एलिमिनेशन इस कार्बन से भी हो सकती है, एलिमिनेशन इस कार्बन से भी हो सकती है. दैट इंडिकेट्स यू विल गेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कीन. जो रेड जो ब्लू पेन है उसके थ्रू जो एल्कीन मिलेगी वो ये है. और जो रेड पेन से एल्कीन मिलेगी वो ये है. एन एलिमिनेशन का पूरा मैकेनिज्म आपको समझाया, आई बिलीव आपको याद हो. उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूँ. एनी एलिमिनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन एटम. सो अब ये दोनों एल्कीन्स कहाँ लिखी हुई हैं? सी में लिखी हुई हैं. सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. 31. क्लोरोइथेन कैन बी यूज टू मेक सोडियम प्रोपेनोएट. आप नोट कर रहे हैं यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो कार्बन एटम इंक्रीज कर रहा हूं मैं. सो अगर मैं क्लोरोइथेन से कार्बन एटम इंक्रीज करना चाहता हूं तो ऑब्वियसली स्टेप अप रिएक्शन होगा, यानी मैं पोटेशियम साइनाइड एंड एथेनॉल यूज करूंगा. अंडर रिफ्लक्स आई विल गेट CH3CH2CN. इस CN की एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. लेकिन यहां तो एग्जामिनर ने सॉल्ट बनाया हुआ है, सोडियम प्रोपेनोएट कहा हुआ है. तो सॉल्ट तो उसी वक्त बनता है जब आप एल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन कराओ अंडर रिफ्लक्स. तो पहले बनेगा COH और फिर अल्टीमेटली क्योंकि हमने एल्कलाइन मीडियम यूज किया हुआ तो वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज CH3CH2COO नेगेटिव. और सोडियम कह रहा है तो इसका मतलब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया. यहाँ यहाँ लगा दीजिए इन्हें. तो आप नोट कर रहे हैं ये 2 कार्बन से 3 कार्बन में कन्वर्जन हुई है, तो ये प्रोसेस होगा पूरा का पूरा. तो पोटेशियम साइनाइड एंड एथेनॉल वुड बी द राइट ऑप्शन. और ये जो इंटरमीडिएट क्यू है तुम्हारा, ये इंटरमीडिएट क्यू ये है तुम्हारे पास प्रोपेन नाइट्राइल या फिर साइनोइथेन. अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि विच रिएजेंट वुड प्रोड्यूस इंटरमीडिएट क्यू फ्रॉम दिस. मैंने इंटरमीडिएट क्यू बना दिया आपको. 4 different alcohols are treated with alkaline aqueous iodine. Which row is correct? Alkaline aqueous iodine उस अल्कोहल में रिएक्शन आसानी से करेगा जहां पर CH3CHOH ग्रुप्स अवेलेबल होगा. तो देखो ब्यूटेन 2 ओल के अंदर अवेलेबल है, और ये मैंने करवाया आपको क्लास में. सो ये CH3 कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, और ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. एंड मीडियम एल्कलाइन होने की वजह से वो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट होगा. तो क्या ब्यूटेन 2 ओल के साथ CHI3 है? तो ये भी गलत लिखा हुआ है और ये भी गलत लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन है इनकरेक्ट. CHI3 लिखा हुआ है, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, तो ये भी गलत. ये ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों प्रोडक्ट सही होनी चाहिए. ठीक है, तो अब प्रोपेन 1 ओल और प्रोपेन 2 ओल. तो प्रोपेन 1 ओल जो है वो ये है आपके पास, और इस प्रोपेन 1 ओल के अंदर ये ग्रुप अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत.
सब गलत हो गया, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। अब सी क्यों ठीक है ये देख लो। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। CH3, CH, OH, CH3। बाय द वे ये भी एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस की हुई है। अगर मैं इसको ट्रीट कर पाऊंगा तो ये CH3 कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, प्लस ये लिखा हुआ CHI3, और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और वो एसिड मीडियम एल्कलाइन होने की वजह से सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। सो राइट आंसर इज टेक्निकली सी। ठीक है, सो ये बिल्कुल ठीक है। माय गुडनेस, आई एम टायर्ड। The MR of compound X is 88. Compound X is heated under reflux with an excess of acidified potassium dichromate 6 to produce compound Y. Okay. Compound Y reacts with compound X under suitable condition to produce compound Z. MR is 172. ऑक्सीडेशन हो रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि बी इनकरेक्ट, बिकॉज कीटोन कैन नॉट ऑक्सीडाइज। सही है, एक तो पहला हो गया। दूसरा बात आप नोट करें, वो कह रहे हैं कंपाउंड Y एंड कंपाउंड X अंडर सुटेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस कंपाउंड Z। इसका मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हो रहा होगा। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनता है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड Z है ये टेक्निकली आपका एस्टर है। इसका मतलब ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप नोट करें, ये भी गलत, इसलिए क्योंकि जब आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कीटोन बनेगा, और कीटोन जो है वो कभी भी एस्टर नहीं बनाता। गलत। सी भी गलत, क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये भी कीटोन बनाएगा, और ये कीटोन कभी भी एस्टर नहीं बना सकता। राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। क्योंकि आप नोट करें ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा और कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये आपका Y हो गया, और ये आपका X है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो एस्टर बनेगा, और मैं एस्टर का स्ट्रक्चर डायरेक्टली बना के दिखा रहा हूँ आपको। CH3 टेकन 3, अबे यार, CH3 टेकन 3, CO। इस O के बाद क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा? CH2 के बाद क्या आएगा? C। और इस C के साथ क्या अटैच है? 3 CH3 अटैच है, उनको इस तरह से अटैच कर लीजिए। Oh God, that's your ester set। और इसका MR होगा 172। सही है। I hope it makes sense to you. Quite challenging, by the way. Butane butane dione is a yellow liquid. How does butane dione react with 2,4-dinitrophenyl hydrazine and a Fehling reagent? By the way, याद रखिएगा कि ये आपका कीटोन, कीटोन में फेलिंग टेस्ट नेगेटिव होता है, ये बात बिल्कुल सही है, और 2,4-DNPH पॉजिटिव होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। दैट्स एन इजी क्वेश्चन। Which substance reacts with ethanoic acid to give organic product with the highest MR? Oh my goodness। तो जब आप इसको लिथियम एल्यूमिनम इथेनिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनम हाइड्राइड से ट्रीट करवाओगे, इट विल टर्न टू इथेनॉल, रिडक्शन हो जाएगी ना। और इथेनॉल का एमआर कितना होता है? 46। मैग्नीशियम को जब आप इथेनिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल टर्न टू मैग्नीशियम एथेनॉइड। लेट मी फाइंड आउट द एमआर।
होल्ड ऑन, 59 times 2 plus 24, 142। पोटाशियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली ये बनाएगा पोटाशियम एथेनोएट। जैसे सोडियम एथेनोएट बनता है ऐसी पोटाशियम एथेनोएट। इसका एमआर कितना होगा? 59 प्लस 39 इज गोइंग टू बी 98। और प्रोपेन 2 ओल को जब आप इथेनोइक एसिड से रिएक्शन कराएंगे सो प्रोपाइल एथेनोएट बनेगा। इसका एमआर ज्यादा तो नहीं है, एक मिनट रुकें। 59, 12 टाइम्स 5 प्लस 16 टाइम्स 2 प्लस 102। तो सबसे ज्यादा एमआर जो है वो आपको सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, which is why second option is the correct answer. यार again calculation, my goodness. Oh goodness, a sample of propyl ethanoate is hydrolyzed by heating under reflux with aqueous NaOH. The two organic products of the hydrolysis are separated, purified and weighed out. Oh my goodness, out of the total mass of product obtained. What is the percentage by mass of each product? यानी मैं प्रोपाइल इथेनॉल को सबसे पहले हीट करूं अंडर रिफ्लक्स विद NaOH तो जाहिर सी बात है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा। तो प्रोपाइल एथेनॉइड देखते हैं सबसे पहले तो। इनकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर हम, बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये बनेगा CH3 COONA प्लस CH3 CH2 CH2OH, यानी अल्कोहल बनेगा और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। परसेंटेज बाय मास डिटरमिन करते हैं दोनों की। इसका एमआर कितना है? परसेंटेज बाय मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम्म, इसका मास निकालिए। ये हो जाएगा 59 प्लस 23 इज गोइंग टू बी 82। इसका मास निकालिए आप 60। सही है। और इसका एमआर कितना है भाई? यार ये तो बहुत कैलकुलेशन है। होल्ड ऑन, 59 प्लस यार 12 टाइम्स 5 प्लस 16 टाइम्स 2, 102। सो परसेंटेज बाय मास निकालना है तो ये हो जाएगा 82 डिवाइडेड बाय 102। सही निकाला है मैंने मास। होल्ड ऑन, 1 2 3 4 5। अच्छा, 60 एंड 82 कितना होता है? 60 प्लस 82 इज गोइंग टू बी 142। ओके, माय गुडनेस, दैट्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन यार। इन दोनों का मास निकाला, टोटल मास निकालो यहाँ से। माय गुडनेस, तो 82 प्लस 60 इज 142 ग्राम। अब निकालूंगा मैं। अब निकालना है मुझे परसेंटेज बाय मास दोनों वो।
तो मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। ये 82 है, इसको डिवाइड करो 142 इंटू 100 से। ये आपके पास 60 है, इसको डिवाइड करो 142 इंटू 100 से। सो 82 डिवाइडेड बाय आंसर, ये हो जाएगा 57.7। ये लिखा हुआ 57.7 एंड आई बिलीव दैट्स द ओनली आंसर, क्योंकि इसके अलावा कोई और नहीं लिखा हुआ। लेकिन बाकी भी देख लें, 60 डिवाइडेड बाय 142 इज गोइंग टू बी 42.2। दैट्स योर आंसर। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसका एमआर निकालने की जरूरत नहीं थी। उसकी वजह यह है कि ये देखो एग्जामिनर ने लिखा है आउट द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब मुझे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। सही है। तो डिटरमिन द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट बनाओ, दोनों के मासेस निकालो, दोनों का टोटल करो, फिर परसेंटेज बाय मास निकालो। ओके, एनीवे 37, which statement about PVC is correct? Combustion product of PVC are very alkaline, very acidic। अल्कलाइन नहीं होती है, HCl गैस रिलीज होती है, मैंने बताया आपको। So that's wrong। Empirical formula of PVC is the same as the uh, empirical formula of the monomer। uh, molecules of PVC are unsaturated, नहीं भाई, सैचुरेटेड होते हैं। ये भी गलत। देन द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पीवीसी इज दिस। ये जो रिपीटिंग यूनिट लिखा हुआ है ये भी गलत है। रिपीटिंग यूनिट ये था CH2 CH एंड देन Cl। सही है। तो ये भी गलत। तो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी बी। कंपाउंड Q reacts separately with HCN NaBH4 under suitable condition, both reaction produces organic product with a chiral center। अच्छा, ब्यूटानॉन ये है आपके पास। अगर आप इसको HCN से रिएक्शन करवाएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। और आप नोट करें, ये कायरल कार्बन एटम है क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर आप इसको NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिड्यूस होकर सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल ये बनेगा। और आप नोट करें ये कायरल कार्बन है। तो इसका मतलब कायरल सेंटर वो पूछ रहे हैं आपसे, वो कह रहे बोथ रिएक्शन प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विद कायरल सेंटर। सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी एन ए। ओके। 39, oh my goodness, again calculation। Compound X has the following properties: when 0.2 mole of X undergoes complete combustion, 14.4 dm cube of carbon dioxide is produced। Okay, so मैं टेक्निकली क्या करूं, हेक्सेन 3 ओन लेता हूं। दिस इज हेक्सेन 3 ओन। 4 5 6, 3 4 5 6, ये हो गया हेक्सेन 3 ओन। अगर मैं इसकी कंबशन करवाऊंगा तो ऑब्वियसली इट विल टर्न टू 6 CO2। ओके, एंड ऑब्वियसली वाटर भी बनेगा। सो मुझे इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई नीड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये 1 मोल है, ये 6 मोल्स है। अगर एग्जामिनर ने तुम्हें 0.2 मोल दिया हुआ है तो बताओ ये कितना होगा। तो 0.2 × 6, 1.2 मोल। जबकि यहाँ तो, अब इसको 24 dm³ से मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम के लिए, 28.,
8 DMQ। तो 14.4 आ रहा है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ऑल दो कि ये 24 DNPH का टेस्ट भी दे देगा क्योंकि कीटोन है, लेकिन इसमें आयोडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। सही है, ये भी लिख दीजिए, नो आयोडोफॉर्म टेस्ट कैन रिएक्ट विद 24 DNPH। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम मेंशन नहीं कर रहा वो, इसलिए इनकरेक्ट। सही। सेकंड, प्रोपेनॉल। ये आपका प्रोपेनॉल है। अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल टर्न टू 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 1 मोल है, ये 3 मोल है। अगर आपके पास 0.2 मोल है, तो बताइए ये कितना होगा? ये हो जाएगा 0.6 मोल। 0.6 मोल्स को मल्टीप्लाई करें 24 से, सो कितना होगा? 0.6 मल्टीप्लाई बाई 24 इज 14.4 DMQ। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से। ठीक है, दूसरी बात, आप जानते हैं कि ये गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ हाइड्रोफॉर्म, ओ सॉरी, गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ 24 DNPH क्योंकि एल्डिहाइड है, और क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है तो नो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। तो ये बाकी दोनों टेस्टों को भी कंफर्म कर रहा है, यानी बाकी दोनों पॉइंट्स को भी, बुलेट पॉइंट्स को कवर कर रहा है। सो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी बी। 40, oh my goodness, a sample of butanoic acid is analyzed using infrared spectroscopy। यार आपके पास एक डबल बॉन्ड है और एक COH, राइट? सो जो डबल बॉन्ड है वो एल्कीन है, और एल्कीन की जो रेंज है वो ये है, और ओह, पढ़ो पहले क्वेश्चन को पूरा। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम शोज अ ब्रॉड पीक इन द रेंज ऑफ दिस। यार दो चीजें बता दी एग्जामिनर ने, एक तो ब्रॉड पीक बता दी और दूसरी उसकी रेंज बता दी। ये रेंज यहाँ गिवन है, और ये रेंज रिप्रेजेंट करती है कार्बोक्सिलिक को, और कार्बोक्सिलिक एसिड की हमेशा ब्रॉड पीक होती है, यही पढ़ा है आपने। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे रिप्रेजेंट करोगे? COH से। तो COH में से क्या गिवन है? OH। राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। दैट्स द एंड ऑफ दिस पेपर गाइस, थैंक यू वेरी मच।